साथियों, भारतीय जनता पार्टी की अच्छी खासी दमदार नेता जो हैं डॉक्टर रितु बनावत आपकी स्क्रीन पर सीधे लाइव जुड़ी हुई हैं। इनसे कुछ आम जनता में जो कुछ सवाल उठ रहे हैं उनको लेकर के चर्चा करते हैं। मैडम, एक सवाल आ रहा है लोगों के बीच में, आपके पति और भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ऋषि बंसल जी को भरतपुर जिले का जिला अध्यक्ष बना दिया गया। तो कॉमन सी एक बात लोगों के बीच में है कि भैया बने जिला अध्यक्ष, अब भाभी क्या करेंगी? भाभी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी साहब, जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। ये लोगों के बीच में एक खुशफुसाहट सी चल रही है कि अब शायद बयाना रूपबाज विधानसभा क्षेत्र से आपकी दावेदारी कमजोर हो गई है या हो जाएगी। ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप लगातार देख रहे होंगे कि ऋषि जी जब से भी जिलाध्यक्ष बने और उससे पहले से भी मेरा पॉलिटिकल अस्तित्व ऋषि जी के बनने के बाद नहीं आया है। हाँ, मेरा पॉलिटिकल अस्तित्व पहले से 10 सालों से है और जनता की जैसी पुकार रही मेरे लिए। और आपको ध्यान में भी होगा चुनाव में जो वोट लिए, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरी कोई दावेदारी कमजोर हुई है। मैं जहां पर थी वहां आज भी कायम हूं अपने क्षेत्र में। किसी भी प्रकार की मेरे को कोई तब्दीली जो है जी वो आपकी भागदौड़ वैसी ही चल रही है जैसी पहले 4 साल से जैसी चल रही थी, वही तैयारी चल रही है। और जहां तक बात है कि ऋषि जी के जिलाध्यक्ष बनने की, तो चुनाव न तो पहले ऋषि जी लड़ रहे थे न अब ऋषि जी लड़ रहे हैं। चुनाव रितु बनावत लड़ रही है, लेकिन पति पत्नी का जोड़ा तो है जी जोड़ा है। और संगठन की काबिलियत देखते हुए उनको जिलाध्यक्ष बनाया गया। हाँ, न कि पॉलिटिकल एंगल से सोचते हुए उनको जिला, क्योंकि वो संगठन में लंबे समय से जीवन खपा दिया जी, उनका अनुभव रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसे व्यक्ति की भरतपुर में तलाश थी जो अपने संगठन को मजबूत करे और इसीलिए उनको जिलाध्यक्ष बनाया गया। तो आपकी दौड़ में कहीं कोई रोड़ा नहीं है। आप बरकरार दौड़ लगा रहे हैं। जी बिल्कुल। लोगों के बीच में एक और चर्चा है, आप सहमत असहमत दोनों हो सकती है, कि रितु बनावत बयाना रूपबाज विधानसभा क्षेत्र से विधायकी का चुनाव नहीं लड़ेंगी। इस एवज में उनको सांसद का सिंबल दिया जा सकता है। देखो, ये तो जनता का प्यार है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पर एक ही एम है इस समय, बयाना विधानसभा से चुन करके विधानसभा जाना, चुन करके विधानसभा पहुंचना, यही है। लेकिन कई लोग, भाई लोग जैसे जिन्हें कहते हैं राजनीतिक पंडित जो लोग होते हैं, गुणा भाग लगाने वाले, उनका ये मानना है कि ऐसा शायद कोई समझौता अंदर खाने हुआ होगा जी। ऐसा कोई भी समझौता नहीं हुआ। इनको सांसदी के लिए इवन मैं तो आपको बताऊं कि विधायक के चुनाव मतलब बयाना रूपबाज विधानसभा के लिए भी मुझसे ये भी पूछा गया कि मैं अपनी विधानसभा को अकेले संभालने के काबिल हूं कि नहीं। आप ये भी कहा गया मुझसे, ऊपर से सबने कहा था कि ऋषि जी तुम्हारी विधानसभा में बिल्कुल नहीं आएंगे। मैंने कहा बिल्कुल कोई बात नहीं है, आप जिले को संभालने दीजिए, मैं अपनी विधानसभा खुद चुनाव प्रचार में अकेले संभालती हूँ। तो वो कहीं कोई बात नहीं है। तो ऐसी कोई लोगों में जो रूमर है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्टैंड कर रही हैं। सिंबल तो भाग्य की बात है, पार्टी का निर्णय है, वो एक अलग बात हो जाती है। अब एक दूसरे विषय पर छोटा सा आपका संवाद हमें चाहिए। जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है जी, इस राम मंदिर के निर्माण में देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान है? राम मंदिर के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी का है, क्योंकि इतने सालों से हम सुनते आ रहे थे कि हम हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पे हर आम व्यक्ति के मन में एक ही सवाल था कि पता नहीं कब राम मंदिर बनेगा, हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। और आज ये जो पॉसिबल हुआ है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि केंद्र में भाजपा की सरकार और नरेंद्र मोदी जी इस कार्य के लिए कटिबद्ध थे कि हमें राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में करवाना है। इसीलिए आज ये सब संभव हो पाया है। तो बहुत बड़ा योगदान है और हम सब लोग भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग ये निर्माण देख पाएंगे और हमारे समय में। और कहीं ना कहीं हम सब भारतीय जो भी जिन्होंने भी थोड़ा बहुत अंशदान इसके लिए किया है, वो लोग सब सौभाग्यशाली हैं कि उनका कोई न कोई
किसी न किसी रूप से समर्पित भाव से वो राम मंदिर में अपना सहयोग दे पाए। मैं जितना समझ पाया हूं आपकी बात, जी इसमें आप ये कहने का प्रयास कर रही हैं कि ये जो पूरा कार्य चल रहा है राम मंदिर के निर्माण का, ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री और उनकी जो पार्टी है भारतीय जनता, न्यायालय का क्या योगदान है इसमें? देखो, न्यायालय का भी था। अगर हम बात करें, न्यायालय का योगदान तो है ही कि वो फैसला आया और जल्द, लेकिन जितनी कटिबद्धता या जितनी शीघ्रता इसलिए इसके लिए न्यायालय का प्रोसेस तो हाँ बिल्कुल रही, इसलिए वो जल्दी हो पाया। नहीं तो इतने वर्षों पहले भी हो जाता ये चीज तो। लेकिन कहीं ना कहीं एक थी कि प्रोसेस में कि ये जल्दी हो जाए काम, क्योंकि हमारे इसका मतलब पार्टी ने और प्रधानमंत्री ने न्यायालय को भी पुश किया। एक प्रोसेस तो चला, लेकिन उसमें शीघ्रता लाने में और फेवर में फैसला आने में, सब कुछ में कहीं ना कहीं पार्टी का भी और प्रधानमंत्री जी की भी कटिबद्धता थी, इसलिए ये सब हो पाया। राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली है। जी मामला 2019 का है, कर्नाटक का, लेकिन 7 फरवरी 2023 को मामला सुनवाई पर आता है और 23 मार्च को उन्हें कंप्लीट 2 साल की सजा सुना दी जाती है। उसके बाद अगले ही दिन लोकसभा अध्यक्ष उन्हें संसद की जो सदस्यता है वो समाप्त कर देते हैं और दूसरे दिन आज उन्हें घर खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया। क्या इस पूरी जल्दबाजी में भी प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान है? देखिए, उन्होंने जो राहुल गांधी जी ने किया, मुझे लगता है कि वो उन्होंने अहंकार में अपनी इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी। सावरकर जी को इतना बदनाम करने की कोशिश की, और जिन लोगों का भारत की स्वतंत्रता में और जो एक पूजनीय आदर्श है लोगों के, उनके लिए अगर ऐसा किया जाएगा तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को जो अहंकार में ऐसी बातें बोलते हैं, उनको सजा तो मिलनी चाहिए। नहीं, मेरा सवाल थोड़ा दूसरा है। मिलनी चाहिए वो ठीक है, लेकिन ये जितनी जल्दी सब कुछ हुआ है, जैसे राम मंदिर का काम जल्दी हुआ, वो भी न्यायालय का काम था, ये भी न्यायालय का काम है, तो क्या यहाँ भी न्यायालय को प्रधानमंत्री जी ने, आपकी पार्टी ने प्रभावित किया है? प्रधानमंत्री जी न्यायालय को प्रभावित नहीं करते, लेकिन काम में शीघ्रता, कोई मामला राष्ट्रहित का है तो उसके लिए जरूर हमें लगता है कि करना भी चाहिए। कहीं हम राष्ट्रहित का मुद्दा है, तो जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, राष्ट्रहित का मुद्दा था, 370 हटना राष्ट्रहित का मुद्दा था, तो इनमें अगर जल्दबाजी की जाती है और डिसीजन सॉलिड तरीके से लिए जाते हैं तो मुझे लगता है कि कोई आपत्ति की बात नहीं है। और जहां तक राहुल गांधी की बात है, तो राहुल यहां भी सब कुछ जल्दी हुआ है। जो आपके कोटा सांसद और लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्होंने भी एक भी दिन का समय नहीं दिया, उन्होंने तुरंत संसद से टर्मिनेट कर दिया। कहीं ना कहीं पार्टी जल्दबाजी की बात नहीं है। जब न्यायालय का आदेश हो चुका, उसके बाद में निर्णय करने में देरी करना क्यों, मेरे को ये समझ नहीं आता। अगर न्यायालय ने उनको सजा दे दी तो मुझे लगता है कि उनको करना न्यायोचित है, कोई गलत बात है नहीं है इसमें। पार्टी कहीं तो पीछे है इसकी। पार्टी का पीछे होने का मीन से नहीं निकलता ना। लोकसभा के जो स्पीकर है वो अपने आप में एक संस्था होते हैं। हाँ। और अगर वो कोई निर्णय कर रहे हैं तो सोच समझ के कर रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं है कि। लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि ये सारी प्रक्रिया जितनी जल्दी हुई है, इसको इतना जल्दी कराने में, क्योंकि ये मामला भी गुजरात के न्यायालय में चल रहा था, कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार ने जल्दबाजी की है। आप जो भी सोच रही हैं वो ठीक है। आखिरी में अपनी चर्चा पहुंचती है, अपना एक सवाल आया है एक दर्शक का। कृष्ण मुरारी ओझा जी हैं, विद्युत निगम के कर्मचारी हैं, वो चाहते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम में भाजपा अपना क्या स्टैंड रखती है या आगे रखेगी। अगले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जब जा रहे हैं, अब चुनाव में जा रहे हैं, तो ये जो ओपीएस जिसे अशोक गहलोत जी अपनी बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? बीजेपी का स्टैंड तो अभी आप घोषणा पत्र में देखेंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ। और लगातार जो भी पार्टी के नेता हैं इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि इसको कैसे जनता के सामने, क्योंकि अशोक गहलोत जी ने तो क्या है कि खजाना इस तरह से खोला है कि भैया हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो उनको पैसा नहीं होता। धरातल पर आज भी ओपीएस अभी आ नहीं पाया है।
हाँ वो तो आएगा जब आएगा टाइम जब लगेगा। उसमें टाइम लगेगा, लेकिन इसके लिए हमारी भी मंथन चल रहा है पार्टी में कि इसको किस तरह से, और घोषणा पत्र में इसको सब चीज को क्लियर कर दिया जाएगा। ब्रजेंद्र वीरेंद्र गुर्जर जी का एक सवाल है, बयाना बहुत पीछे है अभी, आखिरी क्या कमेंट्स है आपका? बयाना बहुत पीछे है, किस चीज में पीछे मान रहे हैं आप? अब पॉलिटिकल विकास में ही मानते हैं, पॉलिटिकल तो विकास, वीरेंद्र जी को मैं एक बात कहूंगी कि जब अभी विकास की बात करें तो हमारे पास 7 जो विधानसभा है जिले की, इन 7 विधानसभाओं में बयाना की हालत ऐसी क्यों? ये सवाल आपने मुझसे पूछा, आप एक बार अपने विधायक महोदय से ये सवाल पूछिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जिले में सबको ज्यादा मिल रहा है, हाँ, लेकिन मिल रहा है। केवल हमारे यहाँ, और इवन आपको एक बात बताऊं कि हमने 1 महीना विधानसभा की बयाना रुब्बास विधानसभा में जो आपका सीओ कार्यालय रुब्बास था, रुब्बास को लेकर 1 महीना आंदोलन किया कंटिन्यू। रुब्बास में तो मिल गया, लेकिन बयाना का चल के उच्चैन पहुंच गया। तो हमारे पास जो चीजें हैं वो इधर से जा रही हैं। एडिशनल एसपी कार्यालय था वो चला गया, मतलब हर चीज जो हमारा अधिकार थी वो जा रही है, और हमारे क्षेत्र की जनता भी सो रही है, और हमारे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं जिनको बोलना चाहिए वो भी सो रहे हैं। चलते चलते एक सवाल का उत्तर और दे दीजिए, देखते हैं बीजेपी बयाना से जीत पाएगी या नहीं? क्या लगता है अगली बार? तीसरा चांस है आपका। देखिए, मैंने अपने कर्म में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो जनता ने भी वोट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और मुझे लगता है कि वो जो भी वेव रही उसका खामियाजा जनता भुगत रही है, और तय करके बैठिए कि किस तरह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ करना है। और जहां तक बीजेपी की जीतने की बात है, तो आप क्षेत्र में कहीं भी जाएंगे, आप अपना, क्योंकि आप पत्रकार हैं और निष्पक्ष रूप से आप जांच भी कर सकते हैं कि क्षेत्र में हर जगह यही है कि बीजेपी जीतेगी और सरकार बनाएगी, और फुल बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। आपने इस छोटी सी बातचीत के लिए समय निकाला, धन्यवाद।